जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम करने जा रहे हैं सीआईएसएफ के लिए जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान आज हम करने जा रहे हैं। तो आज हमारी पहली क्लास है जनरल साइंस की, जिसमें हम क्या कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान आज हम कवर करेंगे। तो ये बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी माने अदिश राशि और सदिश राशि। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें जरूरत पड़ती है। तो इनमें से ऐसा कौन है जिसमें अगर कोई एक चीज ना हो, जैसे मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन ना हो तो भी चल जाएगा, वो होती है स्पीड, गति। गति एक स्केलर क्वांटिटी है, गति एक अदिश राशि है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ आपका ए, स्पीड इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन जो कि है हमारा किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किसकी इकाई है। जो किलोवाट आवर है ये आपकी एनर्जी की इकाई है। देखिए बेसिकली आपके घर में अगर बिजली का बिल आता है तो क्या आता है कि आपने 200 यूनिट कवर किया या 300 यूनिट आपने यूज करी, तो यूनिट जो है वो किलोवाट आवर की तरीके से होती है। तो जैसे हमारे घर में एनर्जी कंज्यूम हुई है तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 किलोवाट आवर मेरी एनर्जी कंज्यूम हुई है, मतलब मेरी 3 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो ये क्या है, किसकी यूनिट है, ये एनर्जी की। पावर की होती है वाट, फोर्स की होती है न्यूटन और मोमेंटम की होती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी की जूल भी होती है, बट यहाँ पे अगर किलोवाट आवर आ रहा है तो यहाँ पे वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अगर मैं सही से बोलूँ तो ये विद्युतीय ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर क्या आपका ए, एनर्जी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन जो कि है हमारा सोलर एनर्जी इज ड्यू टू। सौर ऊर्जा का कारण क्या है इनमें से, तो वो होता है आपका फ्यूजन रिएक्शंस, संलयन प्रतिक्रियाएं। देखिए बेसिकली फ्यूजन मतलब क्या होता है, पहले तो फ्यूजन क्या होता है। जब कोई भी चीज मिलती है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन, पहली बात तो ये। देखिए सोलर एनर्जी क्रिएट होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से, जो सन में होता है। फ्यूजन में क्या होता है, जैसे कोई भी जैसे हाइड्रोजन एटम्स है, जैसे हाइड्रोजन एटम है, जब उसके प्रोटॉन्स आपस में टकराते हैं तो उससे क्या, सन के कोर पे, तो उससे क्या होता है, एक हीलियम एटम बनता है जो आपका फ्यूजन रिएक्शन करता है। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका बी, फ्यूजन रिएक्शन इसका आंसर हो गया। तो फ्यूजन मतलब क्या होता है, मिलना। ठीक है, चौथे क्वेश्चन कर दो कि हमारा एटॉमिक पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो करता है आपका न्यूक्लियर फीजन मतलब विखंडन। देखिए फीजन का मतलब क्या होता है, फीजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का उल्टा, फ्यूजन में था चीजें जुड़ना, फीजन का मतलब होता है टूटना। होता क्या है, जैसे जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है इस प्रोसेस में, न्यूक्लियर फीजन इज द प्रोसेस यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो प्रोड्यूस होता है और कंट्रोल करता है एनर्जी जो भी रिलीज होता है, किससे, जब भी कोई एटम्स या कोई भी एलिमेंट स्प्लिट होता है, टूटता है, तो उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, उसको कंट्रोल करता है आपका एक न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन की वजह से होता है। फिजन का मतलब होता है कोई भी चीज, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कई सारे, जो एक बड़ा सा न्यूक्लियस है वो टूट के कई छोटे छोटे न्यूक्लियस में फॉर्म होता है और एनर्जी गिव करता है, एनर्जी देता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका ए, फिजन इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन जो कि हमारा द क्वांटिटी वेट इज मेजर्ड बाय। जो वजन होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, वो होता है आपके स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा आपका वजन नापा जाता है। अगर आपको मास नापना है तो बीम बैलेंस से आप मास नाप सकते हो। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ सी, सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं आपके छठे क्वेश्चन जो कि हमारा द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ। किसी पिंड का भार केंद्र के माध्यम से कार्य करता है, मतलब किस पे डिपेंड करता है, वो करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। होता क्या है बेसिकली, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक कलेक्शन ऑफ मासेस होता है, कई सारे जो भार होते हैं उनका मास करता होता है और एक पॉइंट पे लेकर आता है जहां पे जो सबका मास होता है वो एक साथ आके मिल जाता है। इसको बोलते हैं आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन जो कि हमारा विच फॉल्स डाउन फास्टर इन अ वैक्यूम, फेदर बॉल, वुडन बॉल, स्टील बॉल। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इनमें से क्या सबसे नीचे जल्दी आएगी, पंख वाली गेंद, लकड़ी की गेंद या स्टील की गेंद। कहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे, वैक्यूम में मतलब निर्वात में। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखो बेसिकली क्या होता है वैक्यूम में, वैक्यूम में सब बराबर होते हैं, वहां पे कोई एयर रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। तो इसका मतलब तीनों बराबर ही आएंगे नीचे, इस सेम स्पीड से चलेंगे। अगर यही बात मैं करता एयर की, मान लो एयर है, हम अभी अर्थ पे है, एयर की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले नीचे क्या आता, इनमें से जो सबसे भारी होगा वो सबसे नीचे आएगा। मीन्स स्टील बॉल भारी हो सकती है तो स्टील बॉल नीचे आएगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, वैक्यूम। तो वैक्यूम में क्या होता है,
ऑल विल फॉल डाउन एट द सेम स्पीड इन अ वैक्यूम बिकॉज देयर विल नो एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होता। इसमें से क्या हुआ, डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन जो कि हमारा द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज अप्रोक्सीमेटली, भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, वो लगभग होती है 36,000 किलोमीटर। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो एग्जैक्ट होता है 35,786 किलोमीटर, तो इसको नियरेस्ट हम 36,000 किलोमीटर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका ए, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन जो कि हमारा द मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नीडेड फॉर अनइंटरप्टेड ग्लोबल कवरेज इज, आबादित वैश्विक कवरेज के लिए आवश्यक भूमिस्तर उपग्रह की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 3। 3 क्यों होनी चाहिए, देखो बेसिकली क्या होता है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसका रेडियस क्या होता है, उसका रेडियस होता है 42,400 किलोमीटर, उसका रेडियस होता है। ठीक है, और जिस हाइट पे ये होता है वो हाइट क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था 36,000 किलोमीटर की हाइट पे हम सैटेलाइट को रखते हैं। एक सैटेलाइट लगभग लगभग कवर करता है 42%, वन सैटेलाइट कवर्स 42% ऑफ द एरिया ऑफ द होल ग्लोब, मतलब पूरे का 42% एरिया कवर करती है। अगर मुझे पूरा कवर करना हो तो कितना, दो सैटेलाइट करेगी 84%, बट फिर भी 16% बच गया ना, तो इसलिए आपको लगभग लगभग 3 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, जिसमें से क्या हुआ आपका ए, 3 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन जो कि हमारा अ वेदर बैलून इज नॉट फुल्ली इन्फ्लेटेड ऑन द ग्राउंड बिकॉज, एक मौसम का गुब्बारा जमीन पर पूरी तरह से नहीं फुलाया जाता क्योंकि, देखिए बेसिकली होता क्या है, आपने गुब्बारा फुलाया, आप उसको पूरा नहीं भरोगे एकदम कि एकदम एकदम फुल टाइटली पैक करोगे, आपको उसको ऊपर छोड़ना है, तो क्योंकि उसका रीजन है जैसे ही बैलून ऊपर जाएगा उसके इनसाइड की जो गैस है ना वो एक्सपैंड करेगी, वो भागेगी। क्यों, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बॉल पे मतलब बैलून पे आने लग जाएगा। ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे यहाँ के जो नीचे के मुकाबले ग्राउंड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग होगा, नीचे के मुकाबले वो 100 से 200 गुना ज्यादा होगा। इसके कारण अगर मैं बैलून को पूरा भर दूंगा और तब वो ऊपर जाएगा, और तो ऊपर जाके जो गैस होगी ना वो जगह ढूंढेगा भागने के लिए, तो जगह मिलेगी नहीं तो क्या होगा, उससे हमारा जो गुब्बारा है वो फट जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि द एयर इनसाइड द बैलून एक्सपेंड्स एज इट राइजेज एंड मे बर्स्ट, गुब्बारे के अंदर की जो हवा है वो ऊपर उठने पर फैलती है, इससे गुब्बारा फट सकता है। तो ये इसका रीजन हुआ, इसका आंसर क्या हुआ, डी। डी इसका आंसर हो गया। ये पढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन जो कि हमारा द सोर्स ऑफ आवर एनर्जी इज बेसिकली द सन, सूरज हमारी ऊर्जा का मूल रूप है, स्रोत है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जीज। एक प्लांट है, प्लांट को भी सन चाहिए, क्यों, खाना बनाना है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, हमें भी सन चाहिए, एनिमल्स को भी सन चाहिए, तो सबके लिए सन एक सोर्स है एनर्जी का। इसका आंसर क्या होगा, बी। बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है किस पर। पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, अगर आप मोशन में हो तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी आती है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। एम का मतलब होता है मास और वी का मतलब होता है वेलोसिटी। एम मतलब भार और वी मतलब वेग। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में क्या आया, एम वी स्क्वायर, डिपेंडेंसी किस पे हुई, मतलब मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड हुआ, तो इसका आंसर क्या हुआ, डी इसका आंसर हो गया। बेसिकली कुछ आंसर आपको फॉर्मूले से ही मिल जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, तो इसका मतलब डिपेंडेंसी इसकी एम और वी दोनों पे रहेगी, तो इसका आंसर हो गया डी। अभी बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन जो कि है हमारा द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ, एक संकेतक में शरीर का तापमान क्या होता है। बेसिकली ये होता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। कैसे बताया मैंने, होता क्या है, जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, बॉडी के टेम्परेचर से। तो हो गया आपका इंडिकेटर, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी। डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन जो कि हमारा राइज ऑफ मर्करी इन अ बैरोमीटर इंडिकेट्स, बैरोमीटर में पारे का जो बढ़ना होता है वो क्या दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि जो आपका मौसम है वो साफ है, फेयर वेदर है, मतलब सनी डे है, बारिश होने की संभावना नहीं है। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है, ऊपर और नीचे सी लो लेवल, मतलब सी लेवल से ऊपर और सी लेवल के नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं। बैरोमीटर में मरकरी लगा होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ आपका ए, ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन जो कि हमारा What happens to the level of mercury in the barometer tube when it is taken down a coal mine? बैरोमीटर ट्यूब में पारा के स्तर का क्या होता है जब इसे कोयले की खान से नीचे ले जाया जाता है। ठीक है, मतलब मैं कोयले की खान से नीचे जा रहा हूँ तो जो बैरोमीटर जो ट्यूब है उसमें पारे का स्तर क्या होगा, तो ये क्या होता है, ये बढ़ता है, इट राइजेस। अभी बढ़ता क्यों है, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
जैसे जैसे हम जमीन के नीचे जाएंगे ना, व्हेन वी डाउन द अर्थ क्रस्ट, तो टेम्परेचर होता है बढ़ता है। जैसे आप जमीन के अंदर जाना शुरू करोगे तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। इससे क्या होता है, जो वहाँ पे विंड है, मतलब जो हवा है वो बहुत कम हो जाती है, जिससे अगर वहाँ पे विंड कम हो गई है तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, मतलब टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता। इससे टेम्परेचर एक जगह आके इकट्ठा होता है और हमें ज़्यादा लगने लग जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। कोल माइन में क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल प्रेशर के मुकाबले। ठीक है, यही एक रीज़न है कि जो आपका मरकरी का जो लेवल होता है वो बैरोमीटर में बढ़ता है। इसमें वो आपका सी, सी इसका आंसर हो गया। ये आगे बढ़ते हैं हमारे 16 क्वेश्चन जो कि हमारा, इन अ बैरोमीटर मरकरी इज प्रीफर्ड ओवर वाटर बिकॉज, एक बैरोमीटर में पारा को पानी के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि बिकॉज द हाई डेंसिटी ऑफ मरकरी गिव अ रीजनेबल हाइट ऑफ द कॉलम टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मरकरी अगर हाई डेंसिटी होगा, मतलब मरकरी अगर हाई डेंसिटी है, बेसिकली अगर मैं आपको सही से बताऊं तो अगर उच्च घनत्व होगा पारे में, तो इससे क्या होगा, इससे ना उसको अपने आप एक हाइट मिल जाएगी जिससे कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप सकेगा। ठीक है, अगर डेंसिटी ज़्यादा होती है मरकरी की, तो इससे क्या होगा, उसको एक एक अपने आप एक हाइट मिल जाएगी जिससे कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अच्छे से नाप सकेगा। तो इसलिए हम मरकरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं वाटर के मुकाबले। और अगर मान लो एक एक इंस्टांस लेते हैं, बेसिकली हमारे पास वाटर है, मरकरी नहीं है, और उसको हम नापते हैं, तो हमें 13.6 टाइम्स उसको यूज़ करना पड़ेगा ताकि मरकरी जितना वो एटमॉस्फेयर में नाप सके। मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मरकरी इज, जो मरकरी होता है, मरकरी इज 13.6 टाइम्स डेंसर देन वाटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ आपका, इसका आंसर हुआ आपका सी। मरकरी के पास हाई डेंसिटी होती है, लो वेपर प्रेशर होता है, जिसके कारण वो प्रेफर करा जाता है बैरोमीटर में। तो आगे बढ़ते हैं हमारे 17 क्वेश्चन जो कि हमारा, ऑयल राइजेस अब द विक इन अ लैम्प बिकॉज, तेल दीपक में बाती को ऊपर उठाता है क्योंकि। इसका रीजन है ऑफ द कैपिलरी एक्शन फिनोमिना, केशिका क्रिया की घटना। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, it is the ability of a liquid to flow in a narrow space without the assistance of and in opposition to external forces like gravity। कैपिलरी एक्शन एक तरीके की, जो आपका ये केशिका क्रिया होती है, एक तरीके की एबिलिटी होती है, मतलब करने की शक्ति होती है लिक्विड की, ताकि वो फ्लो कर सके एक बहुत कम गैप में भी, मतलब जो द्रव्य है वो फ्लो कर सके एक बहुत कम जगह में भी। ठीक है, बिना किसी के, अगर कोई ग्रेविटेशन का जो अपोजिशन आ रहा है ना, मतलब जो ग्रेविटी जो उस पर फोर्स लगा रही है अपोजिट में, उसके अगेंस्ट भी वो फ्लो कर सके, तो इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। जो ये इफेक्ट होता है, ये होता है बेसिकली ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। विग जो होता है यहाँ पे वो एज अ कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं। इसका आंसर क्या हुआ आपका डी, डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 18 क्वेश्चन जो कि हमारा, अ शिप राइजेस एज इट्स एंटर द सी फ्रॉम अ रिवर बिकॉज द, एक जहाज नदी से ऊपर, नदी से समुद्र में प्रवेश करते ही ऊपर उठता है क्योंकि। इसका आंसर है क्योंकि डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन दैट ऑफ द रिवर वाटर, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी की तुलना में अधिक होता है। अब इससे फायदा क्या होता है, तो जैसे कि जो शिप होता है, अगर सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, जैसे ही सी एक एक्सपीरियंस करेगा, शिप होता है ब्यूइंट फोर्स। ब्यूइंट फोर्स क्या होता है, बेसिकली अगर आप एक एक्सपेरिमेंट खेलते हैं, आप नहाने गए, बाल्टी में पानी है, आप क्या करते हो, सबसे पहले अगर खेलने का मन है तो आप क्या करोगे, मग्गे को लोगे, उसको बाल्टी में डालोगे और उसको धक्का दोगे कि वो आपके, मतलब आपके जब तक आपका हाथ से धक्का लग रहा है वो पानी के अंदर है, जैसे ही आप छोड़ोगे वो एकदम बाहर आ जाएगा। इसको बोलते हैं ब्यूयंसी। ठीक है, एक ब्यूयंट फोर्स लगता है। तो ऐसे ही होता है, जैसे शिप सी में आता है तो उसको एक ब्यूयंट फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, जिससे कि जो वॉल्यूम ऑफ शिप होता है, जो शिप का जो एक तरह से घनत्व है, वो आयतन है, वो इमर्स पानी के अंदर आ जाता है ताकि वो बैलेंस बना सके शिप के वेट को। इसमें से क्या हुआ आपका डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 19 क्वेश्चन जो कि हमारा, आई स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वाटर हैज अ हायर सरफेस टेंशन, पानी का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है। पहली बात तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन एक तरह का टेंसाइल फोर्स होता है जो किसी भी लिक्विड के सरफेस पे लगता है। जैसे कि वो कभी भी दो इमिसिबल लिक्विड, जैसे कि पानी और ऑयल, ऐसे लिक्विड है जो आपस में मिलेंगे नहीं, जब भी ऐसा कुछ आता है तो उनकी जो टेंसाइल फोर्स एक्टिंग होती है वो बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं टेंसाइल, सरफेस टेंशन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं गर्म पानी और ठंडे पानी के मुकाबले में, अगर पानी गर्म है
तो सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल जो होगा वो ज़्यादा होता है हॉट वाटर से, जिससे कि क्या होगा, जो शेप है वो ऐसे ही वैसे रहती है, कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब बात आती है ठंडे पानी की, तो ठंडे पानी में जो ऑयल होता है, ऑयल का जो सरफेस टेंशन होता है वो कम होता है ठंडे पानी के मुकाबले। तो इसलिए ठंडे पानी में जो आपका ऑयल होता है वो फ्लो कर जाता है। तो यहाँ पर अगर बात आ रही है पानी फैल रहा है, तो वो आपका ठंडे पानी की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी। डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 20 क्वेश्चन, जो कि हमारा इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। किस माध्यम में ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है। देखो बेसिकली जो साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो सबसे अधिक होती है सॉलिड में। तीन तरह के होते हैं ना, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है, मतलब ठोस, द्रव्य और गैस। सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड में जो मतलब एटम्स वगैरह होते हैं ना वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं मैटर वगैरह की, तो सॉलिड और लिक्विड की ऐसे बताता हूँ। सॉलिड के अंदर वो कुछ इस तरह होते हैं, मतलब एकदम टाइटली से पैक्ड होते हैं। लिक्विड के अंदर थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैस के अंदर तो बहुत दूर होते हैं। तो यहाँ बहुत टाइटली पैक्ड है, इसलिए जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। किसमें कितनी है? मैं मानता हूँ मेटल के नाम पे मेरे पास स्टील है, ठीक है, मेरे पास मेटल के नाम पे स्टील है। कितनी है इसकी स्पीड? 5920 मीटर पर सेकेंड। एयर की बात करते हैं। एयर के नाम पे मैं वैक्यूम बता रहा हूँ आपको, एयर तो नहीं है मेरे पास, वैक्यूम की मैं बताता हूँ। वैक्यूम में जो साउंड की एयर होती है वो होती है 0 मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। और पानी की बात करूंगा तो पानी में होती है 1480 मीटर पर सेकेंड। तो हाईएस्ट केस में वो मेटल में, इसका आंसर क्या हुआ? ए। इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं किस क्वेश्चन, जो कि हमारा डेसिबल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ। डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता नापने के लिए किया जाता है? वो है आपकी साउंड, ध्वनि की। डेसिबल को आप ऐसे डी स्मॉल और बी कैपिटल ऐसे डिनोट करते हो डेसिबल की, मतलब जैसे तरीका है। डी भी क्या होता है? ये एक तरह का एक यूनिट होती है जो साउंड लेवल को मेजर करता है। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? बी। बी इसका आंसर हो गया। 22वां क्वेश्चन है डेसिबल इज अ टर्म कनेक्टेड विद। सेम से क्वेश्चन आ गया कि डेसिबल एक शब्द हो किससे जुड़ा हुआ है। पता ही अभी आपने पढ़ा है, ध्वनि से। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी, साउंड इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 23वां क्वेश्चन, जो कि हमारा वाई आर टू ब्लैंकेट वार्मर देन वन। दो कंबल एक से अधिक गर्म क्यों होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब खुद सोचो, ठंड में, ठंड का टाइम है, एक आदमी है, उसने दो पतले कंबल ले रखे हैं, ठीक है, और एक दूसरा आदमी है, उसने एक कंबल ले रखा थोड़ा सा मोटा। अब क्वेश्चन ये आता है कि दो जो कंबल जिसके पास है वो ज्यादा गर्म है, क्यों? भाई ऐसा तो होना चाहिए ना कि बेसिकली जो मोटे कंबल वाला है वो जल्दी गर्म हो जाना चाहिए, और जो पतले कंबल वाले दो हैं वो इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। जो दो पतले कंबल है ना वो ज्यादा गर्म होते हैं एक के मुकाबले, एक बड़े के, एक मोटे के मुकाबले। इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि दो ब्लैंकेट जो होते हैं वो एयर को अपने अंदर रोक लेते हैं, एनक्लोज कर लेते हैं, जिससे कि जो ठंड है ना वो आती नहीं है। दो कंबल हवा को घेरते हैं, जो ठंड को अंदर नहीं आने देते हैं। होता क्या है, जो एयर होता है ना वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, बॉडी हीट को निकलने ही नहीं देता। अगर बेसिकली क्या होगा, अगर दो परत आ गई है, अगर मान लो यहाँ पे दो परत आ गई, एक परत आ गई, फिर एयर पास करेगा, फिर एक और परत भी तो है, और यहाँ हमारी बॉडी है, तो बॉडी हीट को बाहर नहीं आने देगा और एयर को अंदर नहीं आने देगा। तो इससे क्या हुआ हमारा, ये हमें जल्दी गर्म रखेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? बी। बी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 24 क्वेश्चन, जो कि हमारा टायर्डनेस इज फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन बिकॉज ऑफ। पहाड़ की चोटी पर थकान महसूस होती है क्योंकि लो प्रेशर आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर कम दबाव होता है। अब ये कैसे होता है बताता हूँ आपको। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो हमारी ब्रीदिंग की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, सांस लेने की, हार्ट रेट हमारा डबल हो जाता है। अब हम रेस्ट भी कर रहे होते हैं तो भी ये चीज़ ज़्यादा होती है। पल्स रेट, ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ता है, जिससे कि जो क्या होता है, आपका जो दिल होता है ना वो बहुत तेजी धड़कने लग जाता है, ताकि उसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसी तरह जो आपके आसपास का जो प्रेशर होता है बहुत कम हो जाता है। तो यही की रीज़न है, इसके कारण कैसे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। इसका आंसर क्या हुआ आपका? डी। डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 25वां क्वेश्चन, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का, इस क्लास का, सॉरी आज की। हमारा 25वां क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन टू द मून टेक प्लेस बाय। सूर्य से चंद्रमा तक उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? रेडिएशन ओनली, केवल विकिरण। क्यों? क्योंकि रेडिएशन को कोई भी मटेरियल, कोई भी मीडियम ही नहीं चाहिए होता है पास होने के लिए। अगर कोई भी हीट ट्रांसफर करनी है, रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है। और वहीं अगर मैं बात करूं कन्वेक्शन की, तो उसको मीडियम चाहिए होता है, तो यहाँ कन्वेक्शन तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? ए, रेडिएशन इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा जनरल साइंस की फिजिक्स पार्ट का क्लास नंबर फर्स्ट खत्म होती है। इसके बाद हम क्लास सेकंड करेंगे फिजिक्स की। आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।